तो स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर कोड 901 संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास के हम एमसीक्यूज को लेकर आ गए हैं। और ये सारे एमसीक्यूज पिछले प्रीवियस 10 सालों में पूछे गए एमसीक्यूज हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हर इकाई से कम 25 तक के एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप बस ध्यान से इनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपके एग्ज़ाम में जो 15 एमसीक्यू आने हैं, उनमें से ज़्यादा एमसीक्यू यहीं से फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इकाई है अधिगम की अवधारणा एवं उसकी प्रक्रिया। तो इससे कुछ सही विकल्प हम करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ही सही विकल्प हमें जो दिया गया है, सीखने के सोपान के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं। ये पिछली बार पूछा भी गया था, इसलिए आपको याद रखना है। सीखने के जो सोपान हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। सीखने के सोपान 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, गैनी ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। तो आपने जब यह इकाई पढ़ी होगी तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि गैनी ने सीखने के कितने प्रकार बताए हुए हैं। तो गैनी द्वारा सीखने के जो है 8 प्रकार बताए गए हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा 8। अगला देखते हैं, थार्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम क्या होते हैं। तो थार्नडाइक के अनुसार तत्परता का नियम भी सीखने का है, अभ्यास का और प्रभाव का। तो थार्नडाइक ने तीनों ही नियम सीखने के बताए हैं, तो इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। हम इसको पहले भी कई बार कर चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो सीखने की जो उद्दीपक अनुक्रिया है, यह सिद्धांत हमारा थार्नडाइक का ही दिया हुआ है। इसको भी आप याद रखिए, थार्नडाइक इस इकाई में इम्पोर्टेंट है। थार्नडाइक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से देखकर चलना है। अगला देखते हैं, मैस्लो ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है। सुरक्षा की, शरीर की, शारीरिक हो या संबद्धता और स्नेह की या सम्मान की आवश्यकताएं। तो मैस्लो द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकताएं मानी गई हैं वह शारीरिक आवश्यकताओं को माना गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे जब इसको पढ़ के नहीं जाते तो उसका उल्टा ही आंसर लगा कर आते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं शारीरिक अवस्थाएं कौन मानेगा। लेकिन मैस्लो ने शारीरिक अवस्थाओं को ही इम्पोर्टेंट माना है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर भी हमारे थार्नडाइक ही आएंगे। जो अधिगम के स्थानांतरण के समान तत्व हैं, इनका जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा ही किया गया है। अब पूछा रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के सामान्य से विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो फिर से थार्नडाइक, स्पीयरमैन या जड़ ने किया या फिर कोहल ने किया। तो देखिए उसमें पूछा गया था अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन, इसमें पूछ रहा है अधिगम स्थानांतरण के सामान्य से विशिष्ट तत्वों का। तो जब भी पूछे सामान्य से विशिष्ट तत्वों का तो आप आंसर लगाइएगा स्पीयरमैन को, और सामान पूछेगा तो थार्नडाइक को लगाना है, इसको याद रखेंगे। अधिगम स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है, अब आपसे पूछा गया है। तो क्या सामान्य बुद्धि आवश्यक है, सामान्यीकरण और उचित अभिवृत्ति। तो अधिगम स्थानांतरण के लिए तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो यह जो परिभाषा है यह बुद्धबर्ट द्वारा दी गई है, इसको आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं। बुद्धबर्ट से क्वेश्चन आएगा तो आप स्मृति को किस हिसाब से लिखेंगे वह भी लिख सकते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो यह किसने कहा, बुद्धबर्ट ने कहा। किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना ही क्या कहलाएगा। तो जब किसी विषय वस्तु को हम लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उसको हमने धारण कर लिया है। तो इसका सिंपल आंसर लॉजिकली धारण आंसर आ जाएगा कि किसी वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना धारण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति के प्रकार आपसे पूछे हैं, तात्कालिक स्मृति होती है, सक्रिय होती है या रटंट होती है या फिर उपरोक्त सभी होती हैं। तो देखिए तात्कालिक भी होती है, रटंट भी होती है, और मतलब कि इसमें जो है तीनों के तीनों आंसर हमारे जो हैं सही हैं, तात्कालिक, सक्रिय और रटंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन इस इकाई से पूछा जाएगा, सीखे हुए तथ्यों को धारण करना या धारण करने के पश्चात उन्हें पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा मनके के द्वारा दी गई है।
कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है, इसको आपको याद रखना है। अब 2022 का क्वेश्चन है एक कि अधिगम का नियम क्या कहता है, तत्परता, अभ्यास या प्रभाव। तो अब मैं इसको ऊपर भी कर चुके हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम के जब आपसे नियम पूछें तो आप तीनों को तीनों, यदि बड़े रूप में भी आपसे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी के रूप में पूछता है तब भी आप लिख सकते हैं तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, इसलिए इनको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अब कुछ रिक्त स्थान, खाली स्थानों को देख लेते हैं। सीखना एक कैसी प्रक्रिया होती है, पहला ही पूछा गया। तो सीखना कैसा है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार चलता है, तो सीखना एक सतत प्रक्रिया हो गई। मनोवैज्ञानिक ज्ञानी ने सीखने के कितने प्रकार बताए, इसको हम ऊपर कर चुके हैं। मनोवैज्ञानिक ज्ञानी द्वारा सीखने के जो प्रकार बताए गए हैं वह 8 प्रकार बताए गए हैं, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने के स्तर अभी हमने देखे थे, सीखने के स्तर 3 होते हैं। सीखना वंशानुक्रम एवं किस पर निर्भर करता है, तो पर्यावरण पर निर्भर करेगा। जहाँ भी बात वंशानुक्रम की आएगी तो उसके साथ पर्यावरण आता ही आता है, इसको भी आप याद रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा। यानी कि सीखना वंशानुक्रम पर तो है ही, यानी कि आपके जो है वंश में किस तरीके से पढ़ाई को महत्व दिया जाता है उस पर तो निर्भर है ही, साथ में आपके पर्यावरण पर, यानी आपके आसपास परिवेश या माहौल कैसा आपको मिल रहा है उस पर भी निर्भर होगा सीखना। तो दोनों ही चीज़ों की जो परस्पर क्रिया होती है उसी से बच्चा सीखने की अपनी गति को तय करता है कि उसकी गति कितनी तेज रहने वाली है या कितनी कम रहने वाली है। तो सीखना वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। जब एक सीखा गया कार्य दूसरे कार्य में के अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करने लगे तो हम उसे कौन सा स्थानांतरण कहेंगे। तो सीधी बात है, जब कठिनाई उत्पन्न कर रहा है तो नकारात्मक, और यदि मदद कर रहा है, कोई कार्य जो आपने सीखा है और वो दूसरे कार्य में आपकी मदद कर रहा है तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। अब जैसे इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँ तो जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, 2 पहिया वाहन पर बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। तो अब यह कार्य आपको मोटरसाइकिल चलाने में बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि अब आप मोटरसाइकिल चलाना या बाइक चलाना काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन यदि किसी ने साइकिल चलाना ही नहीं सीखा तो फिर वह बाइक चलाना डायरेक्ट कैसे सीख पाएगा, उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल है। तो यह रहेगा सकारात्मक स्थानांतरण। इसी प्रकार कोई सीखा गया कार्य जब आपको नकारात्मक रूप से जो है वो करें, प्रभाव डाले, तो वह नकारात्मक हो जाएगा। जैसे एक होता है, हम जब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें जो मैथ या गणित के जो सवाल करवाना सिखाया जाता है वह काफ़ी विस्तार में सिखाया जाता है, जिसमें हम काफ़ी डिटेल्स में सवालों को सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन के लेवल पर आते हैं तो हम इस तरीके के विस्तार वाले सवालों को यदि वहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमारा समय चला जाएगा। तो ये हम पे क्या डाल रहा है, एक तरीके का नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जब हमें कंपटीशन के लेवल पर जाना है तो हमें क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी सॉल्व करने के जो ट्रिक, जिन्हें हम कहें कि हम ट्रिक कह सकते हैं, उनसे सीखना होगा। तो यह क्या डाला है, नकारात्मक प्रभाव। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम नकारात्मक कह सकते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद है आपको सकारात्मक और नकारात्मक जो स्थानांतरण है वह समझ आए होंगे। सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो स्मृति ही वो चीज़ है जो कि सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करती है। तो यहाँ पर हमारा जो इकाई है स्मृति से ज़्यादा रिलेटेड है, तो स्मृति के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। स्मृति की कितनी अवस्था है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 3 अवस्थाएं स्मृति की होती हैं। अब आप कौन कौन सी हैं कमेंट में बताइए। एक तो रटंत होती है और 2 आप कमेंट में बताइए। किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही, किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही क्या हुआ, विस्मृति या फिर विस्मरण। विस्मरण भी लिख सकते हैं आप, विस्मृति भी लिख सकते हैं। यानी कि हम कोई चीज़ सीखे लेकिन फिर हम जब उसको कुछ और समय बाद प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमें याद आ जाए, लेकिन हम उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो यह क्या हो जाती है, फॉरगेटिंग हो जाती है, विस्मृति या विस्मरण हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा। अब जो टॉलमेन थे, इन्होंने 1949 में अपने शोध पत्र में सीखने के कितने प्रकार बताए थे। तो अभी हम देख चुके हैं सीखने के 6 प्रकार थे, किसने बताए हैं, तो टॉलमेन ने बताए। कब बताएं, तो 1949 बताएं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉलमेन ने शोध पत्र में कितने 6 प्रकार के जो है सीखने के प्रकार बताए, कब बताए, 1949 में बताए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीखने का कोई खाली स्थान होता है, तो सीखने का एक कोई उद्देश्य तो होगा ही ना, या ऑब्जेक्टिव तो होगा ना। तो सीखने का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम किसी कारण से ही कोई चीज़ सीख रहे हैं ना। जैसे अभी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं या इन्हें सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है इसके पीछे कि आपको जो है परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, परीक्षा को पास करना अच्छे नंबर से। तो इस प्रकार सीखने का कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य जरूर होता है। सीखने में व्यक्ति बिना अर्थ समझे उसे दी गई सामग्री को सीखता है।
तो इसमें आप सीधा लगा सकते हैं कि रटकर। जब व्यक्ति कोई चीज़ रटकर सीखता है तो उसे उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उस सामग्री को सीखना है ताकि वह परीक्षा में नंबर ला सके या पास हो सके। तो इस प्रकार के सीखने को हम क्या कहेंगे, रटकर सीखना। अब अगला क्वेश्चन है, प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किस अनुक्रिया या कार्य को उसके खाली स्थान के आधार पर सीखता है। तो व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को प्रभाव के नियम की बात की जाएगी तो किस प्रकार सीखेगा, तो वह प्रभाव के आधार पर ही सीखेगा। यानी कि प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। अब कुछ एक वाक्य में उत्तर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से देखिएगा और मेरा सुझाव रहेगा आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो पहला तो आपसे पूछा है सीखने की परिभाषा लिखने के बारे में। आप अपने शब्दों में सीखने की परिभाषा लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई बंदिश नहीं है। और मैंने यहाँ पर जो परिभाषा ली है वह बुद्ध भट्ट के द्वारा ली गई परिभाषा को लिया है। और इसका कारण यह है क्योंकि किसी यदि हम बड़े व्यक्ति जो कि हमारी बुक्स में दिए रहते हैं उनके अनुसार यदि परिभाषा को लिखते हैं तो वह परिभाषा में 4 चांद लग जाते हैं और उससे नंबर नहीं कटते। तो इस कारण से मैंने बुद्ध भट्ट की परिभाषा को उठाया है। इन्होंने सीखने की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो काफ़ी अतरंगी सी है, आप इसको देख सकते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, सीखने की प्रक्रिया। बाकी आप अपने शब्दों में लिखें तब भी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं। तो शब्दों में सीखना क्या है, तो उसको देखिए। शाब्दिक सीखने का अर्थ ऐसा सीखने से होता है जिसमें व्यक्ति अक्षर अक्षर से बने सार्थक निरार्थक शब्द वाक्य चिन्ह एवं अंकों के अर्थों को सीखता है एवं उसके प्रयोजन को समझता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझेंगे। तो सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य उस सैद्धांतिक गवेषणा से होता है जो सीखने का स्वरूप क्या है, प्राणी क्या है, सीखता है, क्यों सीखता है और कैसे सीखता है आदि प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या करता है। तो सीखने का सिद्धांत क्या होता है, सीखने का सिद्धांत क्या है कि इस चीज़ पर निर्भर करता है कि प्राणी क्या सीखता है, कैसे सीखता है और क्यों सीखता है। इस तरह के उत्तरों की जब व्याख्या होती है तो वह सीखने का सिद्धांत कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। तो स्थान साधारण अधिगम के एक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले विचार अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। तो स्थानांतरण अधिगम के एक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले विचार अनुभव और कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र पर जो प्रयोग करना होता है उसे ही अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला हमसे स्मृति के बारे में पूछा गया है। स्मृति को हम लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी कर चुके हैं। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान अनुभव और कौशल का पुनः स्मरण होता है। यानी स्मृति से मतलब क्या है, जो हम पहले सीख चुके हैं, जो हमारा पास्ट है उसमें हम जो सीख चुके ज्ञान है या अनुभव है या कोई स्किल है उसका पुनः याद करना उसको या उसका स्मरण करना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अगला है धारणा से क्या तात्पर्य होता है। तो धारणा से तात्पर्य विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना। धारणा क्या है, किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखना ही क्या होती है, धारणा। अब हम इकाई 2 की ओर बढ़ते हैं। इकाई 2 का नाम है बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन की प्रक्रिया। अब इससे किस तरीके के वस्तुनिष्ठ पूछे गए हम देखते हैं। तो पहला हमसे सही विकल्प में पूछा गया कि निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान कैसे होती है, प्रदर्शन विधि से, प्रयोगशाला की विधि से, व्याख्यान से या फिर खेल विधि से। तो जो निष्क्रिय होंगे अधिगमकर्ता उनको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, जब हम उन्हें व्याख्यान विधि से पहचाना जा सकता है। यानी कि जो लेक्चर मेथड होता है उससे हम निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए आप कोई टीचर हैं, आप अपनी क्लास में लेक्चर दे रहे हैं। अब आपकी क्लास में 4 व्यक्ति हैं, 4 में से 3 तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बार बार बीच में कुछ सवाल पूछ लेते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन एक व्यक्ति बस बैठा है। तो आप इस विधि से उस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं जो कि निष्क्रिय है, यानी सीखने में बिल्कुल सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है। तो व्याख्यान विधि काफ़ी अच्छा आंसर होगा इसका कि निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान हम व्याख्यान विधि से कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, बिल्कुल मेरे हिसाब से यह आंसर होना चाहिए और हो सकता है इसमें तीनों आंसर सही हो। तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी।
तो यहाँ पर सहानुभूतिपूर्ण होना तो चाहिए, लेकिन इसमें जो दिया है अग्रोन्मुखी, यह सभी चीज़ों को समाहित करके लिखा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा अग्रोन्मुखी होगा। यानी कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, हमेशा उन्हें आगे करते हुए रहना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होनी चाहिए, सिंपैथी भी उन्हें रखनी चाहिए, लेकिन अग्रोन्मुखी सबसे ज़्यादा परफेक्ट इसका जो है आंसर होगा। पहले मैंने सोचा था कि हो सकता है इसमें तीनों तरीके के ऑब्जेक्टिव जो है सही हो जाएं, लेकिन इसमें अग्रोन्मुखी सबसे बेस्ट दिया गया। तटस्थ और नकारात्मक तो नेगेटिव है, वो नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रदर्शन, विकास, अनुभव का संगठन, सहज व्यवहार। तो अधिगम क्या नहीं हो सकता? तो देखिए, अधिगम विकास, नोट पुस्तक की उत्तरमाला में बी उत्तर दिया है, हालांकि यह सहज व्यवहार भी नहीं हो सकता है। तो जो बुक से जो हमारा सोर्स है उसका मैं नाम नहीं ले सकता, किंतु उसमें जो आंसर दिया गया है वह विकास दिया गया है, लेकिन इसका जो है सहज व्यवहार भी आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से देखिए कि अधिगम यानी कि सीखना क्या नहीं हो सकता, क्या कोई विकास नहीं हो सकता या फिर सहज व्यवहार नहीं हो सकता। तो इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा, मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया कि इसमें किस तरीके का डाउट आ रहा है। अगला देखते हैं, कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो जो क्लास होती है उसमें अधिगम का महत्वपूर्ण नियम रटने का नियम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। उपस्थिति इतनी अनिवार्य हो सकती है क्या? या फिर पाठ्य वस्तु की नकल का नियम, नकल तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, रटना वैसे ही नेगेटिव हो गया। और उपस्थित ही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो वह है प्रैक्टिस करना। किसी भी चीज़ को आप कब सीख पाओगे? जब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नियम होगा सीखने का वह होगा प्रैक्टिस का नियम, यानी कि अभ्यास का नियम। आगे देखते हैं, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है स्वप्रेरणा द्वारा, नई शिक्षण तकनीक द्वारा, या फिर धन द्वारा, या फिर कंठस्थ द्वारा। तो जो स्वप्रेरणा होती है इसके द्वारा हम अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बना सकते हैं, यानी कि जो हमारी इनर मोटिवेशन होते हैं उनके जरिए हम अधिगम को बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है, अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? तो इसकी जो परिभाषा है वह दी गई थी वुडवर्थ द्वारा। वुडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया होती है। किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया क्या कहलाएगी? तो जब हम किसी समस्या का हल स्वयं की दिमाग से प्रक्रिया करके सीखते हैं तो वह चिंतन कहलाता है। चिंतन का मतलब ही क्या होता है? यदि हमारे सामने कोई समस्या आ रही, वह समस्या से मतलब यही नहीं कि आपको जो प्रॉब्लम्स लगती हैं वही, किसी भी तरीके की चीज़ हो, चाहे वह आप किसी सवाल को समझने में दिक्कत आ रही हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो दिमाग के लिए यदि वह एक समस्या का काम कर रही तो उससे दिमाग जो है आपका जितना विकसित है उस हिसाब से उसके प्रति जो है हल खोजने के लिए एक क्रिया करेगा, जिसे हम मानसिक क्रिया कहेंगे, और वही मानसिक क्रिया क्या कहलाएगी? चिंतन कहलाएगी। तो इसको इम्पोर्टेंट के रूप में मार्क करके रखिएगा। यह क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीयों में भी आ सकता है कि चिंतन क्या होता है और इसके कुछ प्रकार वगैरह इस तरीके से पूछ सकता है। अब पूछा है चिंतन के साधन, तो चिंतन के साधन क्या हो सकती है? प्रतिभाएं, भाषा, या फिर प्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह होगा सभी के सभी, यानी कि चिंतन के साधन प्रतिभा, भाषा और प्रत्यय तीनों ही होते हैं। वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित हो क्या होगा? तार्किक होगा, या फिर रचनात्मक होगा, कल्पनात्मक होगा, या फिर प्रत्यक्षात्मक होगा? तो सही जो आंसर रहेगा वह होगा तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब क्या होता है? जो किसी समस्या के समाधान पर आधारित होता है, उस पर तर्क कर कर उसका आंसर निकालने का प्रयास करता है, वही क्या है? तार्किक चिंतन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह चिंतन प्रत्यक्ष के प्रभाव के पूर्व अनुभवों की स्मृति पर आधारित होता है, वह क्या कहलाता है? यानी कि ऐसा चिंतन जो प्रत्यक्ष के अभाव में पूर्व अनुभवों की स्मृति पर आधारित हो। तो
ऐसा चिंतन कहलाएगा कल्पनात्मक चिंतन, यानी कि कल्पना करने वाला चिंतन, जिसमें प्रत्यक्षता का क्या होता है, अभाव होता है, यानी प्रत्यक्षता नहीं होती, लेकिन फिर भी पूर्व अनुभवों की स्मृति पर आधारित हो जाता है। जैसे इसका मतलब क्या है, आपने पेड़ देखा, पेड़ का साइज या शेप कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये तो आपका पूर्व अनुभव हो गया। लेकिन अब आपने प्रत्यक्षता को छोड़कर इस तरीके का कोई एक जानवर बना दिया जो कि पेड़ जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी कल्पना हो गई, जो कि पूर्व अनुभवों की स्मृति पर आधारित है। तो इसी प्रकार का चिंतन क्या कहलाएगा, कल्पनात्मक चिंतन कहलाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था, ये क्वेश्चन तो बस आप बस रटना ही रटना है, आपको बार बार रटना है, कौन कौन सी होती है वह भी रटनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये अवस्थाएं जो है आपसे बार बार पूछी जाएंगी। पियाजे का सिद्धांत हर बार हमेशा, चाहे आप सीटेट एमपीटेट किसी चीज़ की तैयारी करेंगे आगे चलकर शिक्षक के रूप में, पियाजे आपके लिए एक तरीके से कहें क्या है, पानी है। जिस तरीके से मनुष्य के जीवन में पानी का योगदान है, शिक्षक के जीवन में जब वह तैयारी करता है यानी कि प्रशिक्षु होता है, पियाजे का योगदान उसी तरीके का रहता है। यानी पियाजे आपसे बार बार अपनी अवस्थाओं के साथ आते हैं, बच्चा कौन सी अवस्था में, कौन सी उम्र में किस अवस्था में होता है, इस तरीके के जो है क्वेश्चन और इनके जो है अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगला दिया है रिक्त स्थान करने, हमें संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय किसने दिया था, तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, और किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया था। ये पियाजे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी संज्ञानात्मक विकास में इनकी जो 4 अवस्थाएं जो हम अभी यहाँ ऊपर बात कर रहे थे वह आती हैं। पियाजे मूल रूप से कहाँ के विशेषज्ञ थे, प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी कि पियाजे जो मूल रूप से थे वह क्या थे, कौन से वैज्ञानिक थे, तो वह जो है बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान की जो है विशेषज्ञ थे। इसके बाद इन्होंने बच्चों के ऊपर जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी। सीखना मनुष्य की जन्मजात क्या होती है, जन्मजात नेचर होता है मनुष्य का सीखना, इसको भी आपको याद रखना है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। चिंतन का आरंभ कहाँ से होता है या खाली स्थान से होता है, तो चिंतन है इसका आरंभ, अभी हमने चिंतन की पूरी प्रक्रिया समझी। जब चिंतन कब आएगा, जब आपके मस्तिष्क में कोई समस्या आएगी, तो उस समस्या के समाधान के लिए जो आप प्रक्रिया अपनाएंगे मानसिक, उसी को तो हम चिंतन कहेंगे। तो चिंतन का आरंभ कहाँ से होगा, किसी भी प्रकार की समस्या से जो है आपका चिंतन शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था कौन सी है, तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अब यह भी पियाजे से ही क्वेश्चन है। इसमें वह पूछ रहा है कि जो निर्माण की अवस्था है वह कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो वह होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि 2 से 7, तो यह जो है हमारे निर्माण की अवस्था होती है, इसी को बाल्यावस्था कहते हैं, और इसी को संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब पूछा है खाली स्थान की आयु में शारीरिक विकास के बजाय मानसिक विकास में तीव्रता होती है, तो जब हम या बच्चा 6 से लेकर 8 वर्ष की आयु में होता है, तो देखो शुरुआत में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, किंतु जब 6 से 8 की आयु में आता है तो शारीरिक विकास की अपेक्षा, देखो शारीरिक विकास तो होगा, लेकिन उसकी तुलना यदि हम मानसिक विकास से करेंगे तो मानसिक विकास सबसे तेज होगा। यानी कि शारीरिक विकास से भी तेज कौन सा विकास होगा, मानसिक विकास होगा 6 से लेकर 8 वर्ष की आयु में जब बच्चा रहेगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आया हो। किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को क्या प्रभावित करेगा, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो आप अपने हिसाब से, यदि आपको कुछ तर्कपूर्ण आंसर लग रहा है तो वह भी लगा सकते हैं। बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाली तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो इसने सही आंसर माना वह पोषण को माना। यदि आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी से कर दोगे कि हाँ पोषण की बात हो रही है, लेकिन यदि आप 2 ऑप्शन नहीं दिए गए तो आप यदि तर्क के हिसाब से देखेंगे कि विकास को भी प्रभावित करना है और वृद्धि को भी प्रभावित करना है, तो पोषण की जगह आप यहाँ पर कुपोषण तक भी लगा सकते हैं या रोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि वह भी विकास और वृद्धि दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके के ये आंसर होते हैं इनके। बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पोषण ही आप इसको देखकर चलिएगा। खाली स्थान चिंतन का अत्यंत सरल रूप कौन सा होता है, तो चिंतन का सबसे सरल रूप है प्रत्यक्ष बोधात्मक रूप, यानी कि जो सामने से आपको देखकर किया जाए वह चिंतन क्या होगा, सबसे सरल चिंतन होगा। भाषा केवल पारस्परिक संपर्क बनाने का ही साधन नहीं बल्कि किसका साधन होती है,
तो बार बार आ रहा है चिंतन चिंतन। तो भाषा सिर्फ आपसे इसलिए नहीं है कि आप आपस में संवाद कर सको या बात कर सको, भाषा का एक कार्य चिंतन करना भी है। जब आप खुद सोचो, या सोचो मत, आप खुद समझो, जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते किंतु आप अपने ही मन में कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, तो आप वो किस लैंग्वेज में सोच रहे हो? क्या आप उसके लिए कोई अलग लैंग्वेज उपयोग कर रहे हो जो कि आप संवाद में उपयोग नहीं करते? ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर क्या, सारे के सारे बच्चे अपनी मातृभाषा में यानी कि हिंदी में ही सोच रहे होते हैं। कुछ शब्द इसमें आप अंग्रेजी के भी डाल रहे होते हो, कुछ उर्दू के भी डाल रहे होते हो। इस तरीके से जो भी आप कम्युनिकेट करते समय जिस भाषा का उपयोग करते हो उसी भाषा में आप अपना चिंतन करते हो। तो भाषा केवल आपसे कम्युनिकेशन या संवाद के लिए आवश्यक नहीं है, पारस्परिक संपर्क बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, चिंतन का भी एक साधन है। आप उम्मीद समझ गए होंगे। चिंतन सभी प्रकार से एक संज्ञानात्मक व्यवहार की क्रिया होती है। जो चिंतन होता है वह सभी प्रकार से जो है एक संज्ञानात्मक व्यवहार की प्रक्रिया होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है, देख कर रखिएगा। स्मृति का एक घटक एनकोडिंग होता है। स्मृति के घटक भी आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनकोडिंग भी एक स्मृति का घटक है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक बार में उत्तर देखते हैं। सीखने की परिभाषा को लिखना है तो हम क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने की परिभाषा को लिख सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। काफ़ी सिंपल परिभाषा है, आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी सही हो जाएगी। और सीखने की परिभाषा आप अपने शब्दों में लिखेंगे तब भी सही हो जाएगी। तो यदि आप किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ की याद कर पा रहे हैं तो उसकी याद करके रखिए सीखने की परिभाषा, नहीं तो अपने शब्दों में रखिए, उसको भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, सीखने के स्तर के बारे में पूछ रहा है। तो जो हमने सीखने के स्तर देखे वह 3 थे। अब कौन कौन से थे वह भी देख लीजिए। स्मृति का स्तर, अवबोध का स्तर और चिंतन का स्तर। तो सीखने का एक स्तर चिंतन का होता है जो लास्ट में आता है, अवबोध होता है और स्मृति सबसे पहले आती है। तो स्मृति, अवबोध और चिंतन, यह सीखने के 3 स्तर होते हैं। अब प्रभाव का नियम पूछा है कि ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है या प्रभाव का नियम है, यह क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या सुख या संतोष मिल रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रभाव का नियम कहेंगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि ऐसा नियम जो कि किसी के व्यक्ति के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है या उसे सुख और संतोष की अनुभूति करा रहा है, उसी को हम कहेंगे प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सुख या संतोष की अनुभूति जिस कार्य को करने पर हो रही है वही उसके लिए क्या है? प्रभाव का नियम है। चिंतन की परिभाषा पूछ सकता है तो बुडवर्ड के अनुसार लिखेंगे हम। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। चिंतन की परिभाषा क्या हो जाएगी? आप बुद्धवर्ड के अनुसार भी नहीं लिखते तो आप अपने हिसाब से लिखिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि चिंतन है क्या। जब कोई समस्या आती है तो जो मस्तिष्क में जो क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, उस समस्या के समाधान खोजने के लिए उसी को क्या कहा गया है? चिंतन कहा गया। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है बुद्धवर्ड के अनुसार, यह भी चिंतन की परिभाषा हो सकती है। अब अगला है तार्किक चिंतन किसे कहा गया है? तो ऐसा चिंतन जो किसी समस्या समाधान पर आधारित होगा उसे हम तार्किक चिंतन कहेंगे। यानी कि तार्किक चिंतन हम ऊपर भी देख चुके हैं, समस्या समाधान पर आधारित है तो वह क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन हो जाता है। सबसे बेस्ट चिंतन है तार्किक चिंतन। अब क्रांतिक चिंतन कैसे कहेंगे? तो क्रांतिक चिंतन का एक ऐसा प्रकार जिसमें किसी विषय वस्तु या समस्या के समाधान में कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन एवं पुनः संरचना शामिल हो। तो आपको क्रांतिक जैसे शब्द देखें, आप 4 चीज़ों को याद रखिए, कौशल युक्त, संश्लेषण, मूल्यांकन और पुनर्संरचना। तो ऐसा चिंतन का प्रकार जिसमें कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन और पुनः संरचना शामिल है समस्या के समाधान के करते समय, तो वह चिंतन क्रांतिक चिंतन हुआ। अभिसारी चिंतन की व्याख्या करने को कहा गया है। तो अभिसारी चिंतन की व्याख्या किसने दी थी? तो सर्वप्रथम इसे गिलफार्ड ने दिया था। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, काफ़ी आसान है। अभिसारी चिंतन किसने दिया? गिलफार्ड ने दिया। स्कीमा का अर्थ पूछ रहा है। स्कीमा यानी कि पाठ या ढांचा। स्कीमा से पियाजे का तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना जो जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, स्कीमा कहलाती है। चिंतन के साधन किसे कहते हैं? चिंतन की प्रक्रिया से जुड़े हुए तत्वों को चिंतन के साधन कहेंगे। अब सिंपल सी बात है। अब चिंतन के साधन किसे कहेंगे? तो ऐसे साधन जो चिंतन की प्रक्रिया से जुड़े हुए चिंतन के साधन होंगे। मानसिक क्रिया किसे कहेंगे? तो ऐसी क्रिया जो मानसिक मस्तिष्क में होती है उसे मानसिक क्रिया कहेंगे। ऐसा लिख सकते हैं लेकिन इतना सिंपल भी मत लिखिएगा, हो सकता है नंबर ना मिले।
तो पियाजे के अनुसार आप देख सकते हैं क्या है, तो मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से। इसको देख घुमा कर लिख दिया ना, जैसे हम चिंतन को पढ़ रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे कि जब कोई समस्या आती है तो बच्चा जो मानसिक क्रिया या मस्तिष्क में जो क्रिया करता है उसी समस्या समाधान की उस क्रिया को चिंतन कहते हैं। तो इसमें उसको ही उल्टा करके लिख दिया गया है कि मानसिक क्रिया से तात्पर्य है कि बालक द्वारा जो समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन होता है, यानी इसमें चिंतन को परिभाषा में लिख दिया है और मानसिक क्रिया के उत्तर के रूप में कर दिया है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चिंतन से आप क्या समझेंगे, तो चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करता है। तो चिंतन से आप क्या समझेंगे, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करता है, तो वह चिंतन होता है। अब इकाई 3 में देखते हैं संज्ञान अधिगम, इस इकाई का नाम है। अब इसके बाद 19 प्रश्न में थार्नडाइक पूछा गया है। थार्नडाइक के अनुसार सीखने वाला सीखता है, सक्रिय रहकर ही सीखेगा भाई, सिंपल है। निष्क्रिय रहकर सीखेगा नहीं, देखकर सिर्फ सीखा नहीं जा सकता, देखकर थोड़ा सीखा जा सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं सीखा जा सकता। तो एक्टिव रहेगा व्यक्ति, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से एक्टिव होगा, आप कब रहे, तो एक्टिव रहकर ही सीखने वाला सीख सकता है, बिना एक्टिव हुए नहीं सीख पाएगा। कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग कौन से जानवर, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोहलबर्ग ने जो अपना प्रयोग किया था वह चिंपांजी पर किया था और इस चिंपांजी का नाम उसने कोहलबर्ग ने सुल्तान रखा था। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर कोहलबर्ग द्वारा अपना प्रयोग किया गया था। और अगला देखते हैं थार्नडाइक का प्रयोग किस पर हुआ था, तो थार्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर था। आपको याद होगा वो केज में बिल्ली को रख दिया था, उसमें लीवर था, सामने मछली खाने के रूप में रख दी थी, बिल्ली भूखी थी, तो उसी को थार्नडाइक का नियम कहा जाता है और इसने बिल्ली पर किया था। सीखने का जो तत्परता का नियम है भाई किसने दिया, थार्नडाइक, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो इसका जो सही आंसर है वह थार्नडाइक ही है, थार्नडाइक द्वारा ही तत्परता का नियम दिया गया था। अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होती है, यानी सीखने की सबसे प्रभावशाली विधि, पढ़कर सीखना, सुनकर, देखकर, करके। तो लर्निंग बाय डूइंग का आपने एक शब्द सुना होगा, लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब होता है करके सीखना। तो सबसे प्रभावशाली तरीका किसी चीज़ को सीखने का है कि आप खुद उस चीज़ को करके देख लो ना। जैसे सपोज करो केमिस्ट्री जो है बच्चों को सबसे कठिन लगती है, जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे मैं समझ पा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में जो जितने भी प्रयोग होते हैं यदि आप उन्हें स्वयं से करके देख लो, जो भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है, तो आप खुद से करके देखोगे तो आप जल्दी सीखोगे, या फिर बुक्स में लिखी हुई परिभाषा को रटकर जल्दी सीखोगे। तो आपका आंसर होगा सर हम खुद से करके देखेंगे तो आसानी सीख जाएंगे। तो बस वही यहाँ पर हो रहा है कि अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होगी, जब आप चीज़ को खुद से करके देख लोगे सबसे प्रभावशाली विधि होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा करके सीखना। अब अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का मतलब क्या है, देखो अनुकूलित का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अनुकूल हो वातावरण के, यानी ठीक ठाक हो, उसका सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा है इसने, तो पावलाव द्वारा दिया गया था कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, पावलाव। अब गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है, गेस्टाल्टवादी आपने एक शब्द सुना होगा, तो गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है, पूर्ण या समग्र कृति, यानी कि गेस्टाल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो पूरी हो, या समग्र कृति आप इसको कह सकते हैं, पूर्ण या समग्र कृति इसका जो है सही आंसर है। गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्ण होता है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, शिक्षा की, मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक या फिर सैद्धांतिक। तो अधिगम का मतलब क्या है, सीखना, सीखना। तो सीखते किस प्रकार से हैं, तो देखो हम इतने सारे मनोवैज्ञानिकों को क्यों पढ़ते हैं, जब हमें, क्योंकि हमें टीचर बनना है। टीचर बनने पर हम क्या करेंगे, बच्चों को अधिगम कराएंगे, यानी उन्हें सिखाएंगे। तो उसके लिए हमें मनोवैज्ञानिकों के कंसेप्ट को समझना होता है कि मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से निर्णय लेने हैं। तो इसलिए तो अधिगम क्या है, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक क्रिया है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह बात किसने कही थी, देखो विस्मृति की एक परिभाषा तो यही हो गई कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वह विस्मृति है। अब यह किसने कही थी, तो यह हम ऊपर भी देख चुके हैं, मन ने कही थी। यह परिभाषा मन की है, जो इकाई 1 के
प्रश्न 12 में भी पूछी गई थी, यानी कि अभी हमने ऊपर किया था तब भी यह परिभाषा पूछी गई थी और दोबारा पूछी गई, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगी यह परिभाषा। विस्मृति को कितने भागों में या प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो विस्मृति दो प्रकार की होती है, एक होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय विस्मृति। तो विस्मृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सक्रिय और निष्क्रिय। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो सीखने का प्रयास था और त्रुटि थी, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे वह हमारे थॉर्नडाइक ही रहे। थॉर्नडाइक ने ही सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है यह स्किनर ने दिया है। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, इसे स्किनर ने दिया था। अधिगम का अर्थ पूछ रहा है, बुद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, संज्ञान, ज्ञान अर्जित करना। तो जो व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया है वही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया अधिगम कहलाती है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन, फिर से इसका आंसर पावलाव। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने दिया। अब इकाई 4 की ओर बढ़ते हैं। भाषा और संप्रेषण, यानी इसमें कम्युनिकेशन यानी संवाद से संबंधित और लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है, पहला ही क्वेश्चन है, इसका पहला ही आंसर स्किनर होगा। स्किनर ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। उत्तरमाला के अनुसार ये दिया है। हालांकि आधुनिक सिद्धांतों में सामाजिक अधिगम के लिए अल्बर्ट बंडूरा सबसे अधिक प्रसिद्ध। हाँ, अल्बर्ट बंडूरा भी सामाजिक अधिगम के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन बुक में आपके स्किनर है तो आप स्किनर को प्राथमिकता दीजिएगा। यदि एक स्किनर ऑप्शन में नहीं है तो आप बंडूरा भी लगा सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से देख कर चलिए। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है, तो इसमें अब आ जाएगा बंडूरा। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया। बहुभाषिता का क्या अर्थ है? एक से अधिक भाषा का ज्ञान, जनता की भाषा का ज्ञान, एक भाषा का एक से अधिक प्रदेशों का ज्ञान। तो भाषा की बात है तो भाषा की बात होगी। बहु यानी बहुत और भाषा तो बहुत भाषा, यानी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान क्या कहलाएगा? बहुभाषिता। जब बच्चा 50 शब्दों का ज्ञान हो तो उसकी आयु होगी 9 से 10 माह की होगी, 5 8 12 18 6 8। तो जब बच्चे को 5 शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो भाई 1 साल या 1.5 साल का हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1 या 1.5 साल का बच्चे को कितने शब्दों का ज्ञान होता है? तो 50 शब्दों का, उसकी जो वोकेब है वह 50 शब्दों तक पहुंच जाती है। कब? 1 से 1.5 साल के बच्चे की। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जब बच्चों की शब्दावली में औसतन 10,000 शब्द आ जाएं तब बच्चे की उम्र कितनी होती है? तो तब उसकी उम्र होती है 5 से 6 साल की। यानी 5 से 6 साल का यदि आपका बच्चा है आसपास तो उसकी जो वोकेब है वह 10,000 शब्दों की बन चुकी है। अब आगे देखते हैं। बच्चों तथा वयस्कों के साहित्य को समझने लगते हैं, नहीं, बच्चे जब वयस्कों के साहित्यों को समझने लगते हैं तब उनकी आयु कितनी बन जाती है? तो 15 से लेकर जब 20 साल के बच्चे होंगे तब वह वयस्कों के साहित्य को समझने लगे। अब वयस्कों के साहित्य से क्या मतलब है? तो इसे आप यदि सीधे शब्दों से ही देखो तो साहित्य, साहित्य क्या होता है? किसी भी प्रकार की जो भाषा में रचना होती है जिसमें जो भाषा की निपुणता हमें देखने को मिलती है, यानी कि भाषा के जो ऐसे शब्द जो आम बोलचाल में उपयोग नहीं होते वो उसमें उपयोग किए जाते हैं, वह साहित्य है। तो बच्चे जब वयस्कों का साहित्य समझने लगेंगे तब उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 से 20 साल की उम्र में बच्चे समझने लगते हैं। जब बालक को व्याकरण का ज्ञान हो जाए तब उसकी आयु क्या है? तो 11 से 14 साल का बच्चा व्याकरण का ज्ञान अर्जित कर लेता है। यह बुक के अनुसार आंसर है, इसी को आपको सही मानना है। तो व्याकरण का ज्ञान करते समय बच्चे की आयु 11 से 14 साल तक पहुंच जाती है। संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है? तो जो संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें जो निरीक्षण है वह सम्मिलित होता है। इंपॉर्टेंट है, देख के चलिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता पूछ रहा है, तो जो हमारे बंडूरा हैं, अल्बर्ट बंडूरा जिन्हें कहा गया, यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता अल्बर्ट बंडूरा। भाषा का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, यदि ऑप्शन नहीं दिया तो आप इसको याद रखिए कि भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। एक भाषा को लिपि में लिखा जाता है तो वह खालिस्तान भाषा कहलाती है। अब भाषा को यदि आप किसी लिपि में लिख दोगे तो वह भाषा लिखित हो जाएगी, सिंपल है। एस्किमो कहाँ पर रहते हैं? तो जो एस्किमो होते हैं यह ध्रुवों पर रहते हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं।
पर्यावरण के क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको छपा होगा आपके माइंड में, आपने जब स्कूल टाइम में पढ़ा होगा तब से ही आपके माइंड में छपा हुआ है। श्रवण कौशल का संबंध है, तो जो श्रवण कौशल है यानी कि श्रवण यानी क्या होता है, सुनना, तो सुनने का किससे संबंध होगा, कान से ही होगा ना भाई। तो श्रवण कौशल का संबंध कान से होगा। श्रवण यानी सुनने के अंतर्गत खालिस्तान उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया शामिल होती है। फिर से वही का वही और वैसा का वैसा सिंपल सा इसका आंसर है सुनकर। श्रवण के अंतर्गत सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया शामिल होती है। सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में किसका विशेष योगदान पाया जाता है, तो जो स्किनर थे इनका जो है सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने में एक विशेष योगदान है। भाषा संवाद व संप्रेषण का माध्यम होती है। संप्रेषण का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन यानी जो बात करने का सिस्टम है। तो भाषा संवाद और संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा बच्चों में खालिस्तान विकास पर सीधा असर डालती है, तो भाषा उनके व्यक्तित्व पर सीधा असर डालेगी। भाषा किसका एक हिस्सा है, तो भाषा हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा होती है। जैसे वेस्ट कल्चर में जो है अलग संस्कृति है तो उनकी भाषा में भाई झलकती है। हमारी संस्कृति अलग है तो भाई हमारी हिंदी हो, संस्कृत हो, इन भाषाओं में अलग से झलकती है। अच्छी कहानियों में सरलता व किसका गुण पाया जाता है, बोधगम्यता। जो अच्छी कहानियाँ होती हैं वह सरल होने के साथ साथ बोधगम्य भी होती हैं, यह आपको याद रखना। कहानियाँ अच्छी तरह किस क्षमता को विकसित करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है, बाकी सुनना इसका सही आंसर होगा। अब हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ के कहानी का मनोरंजन कर रहा हो तो फिर उसके लिए कौन सी क्षमता विकसित करेंगे, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन यदि बच्चा सुन के कर रहा है तो उसकी सुनने की क्षमता विकसित करेंगे। तो कहानियों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना, यदि ऐसा ही आ जाए तो आप सुनना भी लगा सकते हो, सही रहेगा आपका। कहानियों में कितने प्रकार होते हैं, तो कहानियों को जो है 8 प्रकार के भागों में बांटा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। कहानी के 8 प्रकार बताए गए हैं। 2022 का क्वेश्चन है कि खालिस्तान के अनुसार प्रत्यय वह विचार है जो वस्तु, घटना, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। तो जो बुधवाइट थे इनके अनुसार प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे विचारों को कहा गया है प्रत्यय जो वस्तु, घटना, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, तो कम्युनिकेशन कैसी होती है, द्विगामी होती है ना। एक बच्चा यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर आपस में संवाद या संप्रेषण कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, द्विगामी होगी। 2 लोगों की आवश्यकता है तब हो पाएगा संप्रेषण। अब एक वाक्य में उत्तर आ रहे हैं कुछ। भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, तो भाषा के द्वारा हम क्या कार्य करते हैं देखते हैं। भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और उनकी बात को समझने का कार्य किया जाता है। कहानी के माध्यम से बच्चों में कितनी भाषाई कौशल का विकास हो सकता है, कहानी के माध्यम से बच्चे चारों के चारों जो भाषाई कौशल है, अभी मैं इसी की बात कर रहा था, अभी इसमें जब क्वेश्चन आया था ऊपर कि इससे जो है चारों भाषाई कौशल विकसित हो सकते हैं। यानी कि आप लिसनिंग भी सुधार सकते हैं, स्पीकिंग भी सुधार सकते हैं, रीडिंग भी और राइटिंग भी। चारों भाषाई कौशल होते हैं ना, ये तो पता है ना, 4 भाषाई कौशल होते हैं LSRW, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चारों का विकास हो जाता है कहानी के माध्यम से। भाषाई कौशल कितने प्रकार, लो नीचे वही का वही क्वेश्चन आ गया है। भाषाई कौशल पूछे हैं आपसे, तो आप इनको इस तरीके से अच्छे से भी लिख सकते हैं, श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति, या फिर लिखा कौशल, या फिर सुनना, लिखना, देखना, बोलना, इस प्रकार से लिखेंगे वो भी सही हो जाएगा, जैसा आपका मन करे। हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछा है, तो हिंदी में इसमें व्यंजनों की संख्या 41 दी है। अब आपको पता हो टोटल वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। यदि व्यंजन 41 हैं तो स्वर कितने हुए, 11 हुए। तो इससे आप जब 52 में से 41 घटाओगे तो 11 आ रहा है ना, हाँ तो बिल्कुल सही दिए हैं। यानी कि 41 जो है व्यंजन है और 11 स्वर हैं। अब मुझे स्वर बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी। स्वर कैसे कहते हैं, आ, ई, ऊ और री और ओ, औ और ए, आई। तो इस प्रकार से जो है 11 स्वर होते हैं, बाकी 41 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। हिंदी में वर्णमाला 52 अक्षर होते हैं। मौखिक भाषा के बारे में पूछ रहा है, तो मौखिक भाषा क्या होगी, जो मौखिक होगी अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप, यानी कि ध्वनि के रूप में जो अक्षरों का रूप होगा वही भाषा है, मौखिक है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचारों का विनिमय करने के लिए किया जाता है। बहुभाषिता किसे कहेंगे, तो जब एक से अधिक भाषा जानोगे तो बहुभाषिता हो जाएगी। बहुभाषिता के अंदर किसी एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक भाषाओं का प्रयोग शामिल होगा, तो वह क्या हो जाएगी, बहुभाषिता हो जाएगी। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता कौन थे, तो जो हमारा आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत था इसके निर्माणकर्ता कौन थे, अल्बर्ट बंडूरा और बाल्टन मिशेल थे, जिन्होंने आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का निर्माण किया। वार्तालाप किसे कहा गया है, तो वही का वही लगाना है, 2 व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप, संभाषण या फिर
संवाद हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं, वाणी किसे कहते हैं। तो वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं, वाणी कहलाती है। 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में कितने शब्द हैं? तो 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में 10,000 शब्द होते हैं। खेल, स्व एवं नैतिक विकास हमारी इकाई 5 पर चलते हैं। अब 5वीं इकाई लास्ट इकाई है हमारी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी अब तक। देखते हैं आखिरी इकाई और देख लीजिए, बस काम खत्म। तो जब बालिका स्वयं अकेले खेलती है तो यह खेल क्या कहलाएगा? जब कोई भी बालक या बालिका होगा, जब वह स्वयं अकेला खेलेगा तो वह वैयक्तिक खेल कहलाएगा। इसको आप याद रखिएगा, यानी कि जो पर्सनली खेल खेल रहा है वो। और इसके बाद आगे देखते हैं, खुले मैदान में या घर के बाहर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाएंगे? इंडोर या आउटडोर? तो यहाँ पर आंसर आएगा आउटडोर, यानी कि बाहरी खेल। वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो क्या कहलाएगा? ओजस्वी, यानी जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह खेल ओजस्वी होगा। शांत खेल जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सामूहिक खेल जिसमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। और वैयक्तिक खेल जो कि अकेला ही खेला जाए। समझ गए ना? तो वैयक्तिक खेल अकेला खेला जाए, सामूहिक खेल जिसमें अधिक लोगों की आवश्यकता हो, ओजस्वी खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, शांत खेल जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से खेलों के प्रकार होते हैं। ऐसे खेल जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय ना हो क्या कहलाएगा? ओजस्वी, मुक्त, शांत या फिर संरचनात्मक। अभी हमने देखा जिसमें कम ऊर्जा व्यय होगी वह शांत होगा, तो यहाँ पर शांत खेला जाएगा। जब बालिका या बालक किसी वयस्क के हस्तक्षेप निर्देशन के बिना ही खेल रही हो तब इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मुक्त खेल, यानी कि वह फ्री होकर खेल रही है। इसमें किसी भी वयस्क का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई डायरेक्शन या निर्देशन नहीं दिया जा रहा है, वह मुक्त रूप से खेल रही है, तो वह मुक्त खेल हो जाएगा। जब बालिका किसी वयस्क के हस्तक्षेप निर्देशन में खेले तब वह क्या होता? वह हो जाएगा संरचनात्मक, यानी कि उसकी एक निश्चित संरचना होगी। यानी कि हर खेल का एक नियम धर्म होता है, तो किसी वयस्क ने बताया होगा कि तुम्हें इस तरीके के नियमों का पालन करते हुए खेल खेलना है, और वह उसको देख भी रहा है और हस्तक्षेप भी कर रहा है, तो इस प्रकार का खेल क्या हो जाएगा? संरचनात्मक खेल। और जब बालिका को कुछ नहीं है, बस उसे खेल ही खेलना है और वह अपने हिसाब से खेल खेल रही, तो वह क्या हो जाएगा? मुक्त खेल। ठीक है। समूह में खेले जाने वाले खेल क्या कहलाएंगे? तो अब जब समूह की बात, तो सामूहिक खेल सिंपल है, इससे सिंपल और क्या आएगा? संवेदी क्रियात्मक खेल किस प्रकार के खेल होते हैं? तो संवेदी की बात जहाँ आ जाए वहाँ से सब काल लगा देना। संवेदी क्रियात्मक खेल किस प्रकार के होंगे? यानी जो सेंसरी खेल होते हैं वह से सब काल में होते हैं। संवेदी क्रियात्मक से आपको याद आना चाहिए संवेदी गामक अवस्था। तो ये कौन सी पियाजे द्वारा दी गई थी? जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तब वह संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो वह काल क्या है? शिशु काल होता है। तो शैशव काल में क्या होती है? संवेदी क्रियात्मक खेल कब खेले जाएंगे? शैशव काल में होते हैं। खेल को प्रभावित करने वाले कारक पूछ रहा है। आयु प्रभावित करती है, लिंग प्रभावित करता है, संस्कृति और सामाजिक वर्ग प्रभावित करता है। बिल्कुल। क्या इसको बाहरी वातावरण प्रभावित कर सकता है? तो मेरे हिसाब से तो कर सकता है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं है। बाहरी परिवेश इसको प्रभावित नहीं करेगा। मौसम प्रभावित करता है खेल को, लेकिन इसमें उसका भी नहीं है। पड़ोसी देश नहीं कर सकते प्रभावित। तो सबसे सटीक जो है वह यही है कि खेल को प्रभावित करेगी आपकी आयु, क्योंकि आपकी आयु के अकॉर्डिंग ही आप खेल खेलेंगे। जैसे आप बचपन में क्या खेल खेलते होंगे? 2 लोगों के साथ कोई खिलौना गाड़ी ले ली, उस पर खेल खेलना है। थोड़े बड़े हुए तो फिर सामूहिक खेल खेलने लगे, और थोड़े बड़े हुए तो और ज़्यादा ऐसे खेल खेलने लगे जिसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो आयु खेल को प्रभावित कर रही है। लिंग बिल्कुल कर रहा है। शुरुआत में शायद लिंग पर खेल को प्रभावित नहीं करेगा, लड़के लड़की दोनों के एक से खेल होंगे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ लड़कियां अपनी खेल अलग से बनाती हैं जो कि बहुत शांत खेल होते हैं, जबकि लड़कों के खेलों में ओजस्वीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लिंग का प्रभाव भी है और संस्कृति का प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की संस्कृति या परिवेश चारों ओर होगा या जिस खेल को ज़्यादा प्राथमिकता उस एरिया में दी जा रही होगी वही खेल आप ज़्यादा खेलेंगे या उसको ही सीख जाएंगे। और सामाजिक वर्ग भी इसको प्रभावित करेगा। तो सबसे सटीक आंसर पहला ही ऑप्शन है। खेल को क्या प्रभावित करेंगे? आयु, लिंग, संस्कृति और सामाजिक वर्ग। अब एक क्वेश्चन में सही जोड़ी पूछी गई थी, इसे मैंने सजा दिया है सही जोड़ी के ही रूप में। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन एक साथ सही होते हैं। अब पहला है संवेगात्मक खेल। अब देखो जहाँ भी शब्द है संवेग, हमें देखना है इमोशन, यानी कि भावनाओं से संबंधित चीज़ की बात हो रही है। तो यह क्या करेगी? आपके व्यवहार परिमार्जन की एक प्रक्रिया होगी, यानी कि आपके व्यवहार में जो परिमार्जन होगा उसकी प्रक्रिया होगी। अब स्पर्धा क्या हो सकता है? तो
यह एक प्रकार के विचारात्मक खेल हो सकते हैं। मनोविश्लेषण से यह किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। और शतरंज किसका? यहाँ पर जो है टाइप नहीं हो पाया। शतरंज जो है बौद्धिक खेल होता है। कैसा है? एक बुद्धि वाला खेल है, इसलिए इसको शतरंज को बौद्धिक खेल बोला जाता है। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, उपचारात्मक विधि उपयोगी कहाँ है? पिछड़े बालकों के सुधार में, प्रतिभावान बालकों के सुधार में, सभी बालकों के सुधार में, या सभी प्राणियों के स्वास्थ्य में। तो जो पिछड़े बालकों का सुधार होता है उसमें जो है उपचारात्मक विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपने नाम सुना होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसके बाद क्या लगती है? रिमीडियल क्लासेस लगती हैं। भाई किसके लिए लगती हैं? तो जो बालक पिछड़े होते हैं उनके लिए लगती है ना। तो पिछड़े बालकों के सुधार में उपचारात्मक विधि का उपयोग होता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? तो ये जो हमारे बायोलॉजी थे, इन्होंने ही समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD, इसका फुल फॉर्म आप बताइए। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। किसने बात की? बायोलॉजी ने की। अब स्वाभाविक खेल किस प्रकार के होते हैं? तो स्वाभाविक से मतलब है जो स्वतः ही निकल जाए। तो ऐसे खेल क्या होंगे? ऐच्छिक खेल होंगे, यानी कि आपने अपनी इच्छा से, आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं पकड़म पकड़ाई खेलूंगा, तो दो दोस्त उठाए और पकड़म पकड़ाई। कल मेरा मन कर रहा है मैं तो लुका छुपी खेलूंगा, तो दो दोस्त और उठाए तो लुका छुपी। परसों मेरा मन कर रहा है मैं तो आज कैरम ही खेलूंगा बैठ के दिन भर, तो दो दोस्त उठाए और कैरम शुरू। तो स्वाभाविक खेल कैसे होते हैं? ऐच्छिक खेल होते हैं, जो अपना मन करे वैसा खेल खेलना है। सोशियोग्राम पद्धति के जनक कौन है? तो जो सोशियोग्राम पद्धति है इसे मोरेनो द्वारा दिया गया है। उम्मीद है आप याद कर पाएंगे इसको। सोशियोग्राम पद्धति मोरेनो ने दी है। क्रीचमार ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। बाद में एक और जोड़ दिया गया, लेकिन उत्तरमाला में 3 ही बताए। तो क्रीचमार्क ने जो है 3 ही बताए होंगे, लेकिन बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया होगा, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि वो तो क्रीचमार्क का ही पूछ रहा है। तो क्रीचमार्क ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो 3 बताए। अभिभावकों की शारीरिक एवं मानसिक विशिष्टताओं का संतान में आना क्या होगा? तो यही तो क्या है? वंशानुक्रम है ना। जो आपके पेरेंट्स हैं उनका मानसिक और शारीरिक जो विशेषताएं रही होंगी उनमें वह स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ जाती हैं, यानी आप में जो है वह गुण पहले से ही मौजूद हो जाती हैं। इसे बोलते हैं वंशानुक्रम। और एक चीज होती है पर्यावरण या परिवेश, तो वो आपके आसपास का माहौल होता है। और विकास में इन दोनों का ही परस्पर क्रिया होती है, यानी दोनों ही आवश्यक होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि क्या कहते हैं, एक सिद्धांत आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हर व्यक्ति में जो है विकास की गति होती है वह उसके हिसाब से अलग अलग देखी जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो वंशानुक्रम है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी के माता पिता में एक से गुण तो है नहीं। हर किसी के माता पिता का एक सा शारीरिक विकास नहीं हुआ, हर किसी के माता पिता का एक सा मानसिक विकास नहीं हुआ। तो जो वंशानुक्रम में जो बच्चे को गुण मिले हैं, एक को अलग मिल सकते हैं और एक को अलग मिल सकते हैं। तो इन दोनों में भिन्नता तो यहीं से दिख गई ना। इसके बाद दूसरी भिन्नता क्या हो जाएगी? अब मान लो एक बच्चा जो है गांव से बिलोंग कर रहा है, किसी गांव क्षेत्र से, तो उसके आसपास का माहौल या परिवेश कैसा है? वैसा ही है, कम साक्षर है, कम पढ़ा लिखा है। और एक बच्चा किसी अच्छे शहर से, सभ्य शहर से बिलोंग कर रहा है, तो उसके आसपास का माहौल पहले से ही काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो उसे अच्छी गाइडेंस मिल रही है। तो ये चीज़ भी प्रभावित कर रही है बच्चे के विकास को, और वंशानुक्रम भी विकास प्रभावित कर रहा है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ आया होगा। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार। अब जो है इंडियन, देखो व्यक्तित्व क्या होता है? देखो एक होते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी, तो वह भी व्यक्तित्व उसी के प्रकार। लेकिन अब आपसे पूछा भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया, सत्व, रज, तम। सत्व यानी कि जो बहुत निर्मल कोमल या बहुत शांत और बहुत अच्छे व्यक्ति। रज में डाला गया ऐसे व्यक्तियों को जो कि एक तरीका है इनका शारीरिक रूप से अच्छा विकास है और बहुत हिम्मत वाले हैं, इस तरीके। और तम में डाले गए ऐसे व्यक्ति जो कि थोड़े अंधकार में है। तो इस प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण से भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व देखे गए, सत्व, रज और तम। मूल दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के प्रकार कितने माने जाएंगे? तो स्प्रेंगर के अनुसार मूल्य दृष्टिकोण में 6 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। पर्सोना का क्या अर्थ है? पर्सोना शब्द मुखौटा से संबंधित है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है पर्सोना, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। ठीक है। रोर्सा परीक्षण में कार्डों की संख्या पूछ रहा है। तो रोर्सा परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 है। सीधा सीधा याद रखना है, रोर्सा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती? 10।
रुचि उत्पन्न किया हुआ अवधान, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो मैकडूगल जो हैं एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रुचि उत्पन्न किया हुआ अवधान है यह परिभाषा अवधान के बारे में दी थी। अब देख रहे होंगे इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं इस यूनिट से, तो ज़्यादा रखे गए हैं। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? श्याम पट्ट का उपयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या फिर कहानी सुनाना। तो जो प्रश्न पूछना होता है, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दें। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आप कक्षा में पूछेंगे तो विद्यार्थियों की रुचि अपने आप ही कंसेप्ट में लगी रहती है। व्यक्तित्व, व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन जो वातावरण के साथ उनका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। परिभाषा किसने दी थी? तो जो आलपोर्ट थे, आलपोर्ट ने परिभाषा दी कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन और निर्धारण करता है। अब सही जोड़ी बनाने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको मैंने पहले सेट कर दिया। तो जो आत्मवर्णन है, आत्मवर्णन यह एक प्रकार की नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। आत्मसम्मान सकारात्मक प्रकार का सम्मान है। स्वानुभूति सकारात्मक सोच है। और कैरोल गिलिगन का जो सिद्धांत है वह क्या था? तो वह था एक नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि क्या था, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, इन्होंने उसकी आलोचना की थी, इसलिए इनका सिद्धांत भी क्या कहा जाएगा? नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। अब सत्यासत्य के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक का अर्थ सामाजिक संदर्भ में मूल व्यवहार और विश्वास का विकास होता है। तो आंतरिकरण सही है, यह आंतरिकरण की परिभाषा भी हो सकती है। निम्न आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चिंता नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हो, गलत। उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति चिंता नहीं करते कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जिनका आत्मसम्मान निम्न होता है, यानी कि स्वयं के प्रति उनका खुद में सम्मान नहीं है, वह इस चीज़ की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं कि मेरे बारे में दूसरे लोगों की सोच अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उनका खुद का कोई सम्मान ही नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का या व्यक्तियों का सम्मान उच्च होता है, वह इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपनी कार्य करने से फ़र्क पड़ता है। आगे देखते हैं, बच्चों के नैतिक विकास के में किस पक्ष का उल्लेख किया जाता है? तो जो बच्चों का नैतिक विकास है उसमें नैतिक व्यवहार, भावना और नैतिक निर्णय, तीनों पक्षों का उल्लेख होता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि और वातावरण, तीनों ही बच्चों का खेल प्रभावित कर सकते हैं, तो तीनों ही इसके जो है आंसर हो जाएंगे। खाली स्थान आ गए हैं। घर में खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं? तो जो खेल आप घर में खेलोगे उन्हें इंडोर खेल बोलोगे। भीतरी खेल भी लिख सकते हो, पर इंडोर लिखोगे तो ज़्यादा सटीक बैठेगा। अगला है, जब दो या अधिक बच्चे एक साथ खेलते हैं तो वह खेल क्या हो जाता है? तो जाहिर सी बात है, अभी बताया मैंने, जब दो से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो सामूहिक हो जाएगा। जब वह व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखे उसे क्या कहेंगे? अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, बाहर ना उन्हें किसी से बात करनी, ना कोई ध्यान देना, तो उसे इंट्रोवर्ट। और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिन्हें बहिर्मुखी कहेंगे, जो कि बाहर लोगों से बात करना, बाहर निकलना, घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दो व्यक्तित्व की पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की। जब व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में हो तो वह क्या होगा? बहिर्मुखी। ये देखो आ गया वही का वही क्वेश्चन, एक्सट्रोवर्ट होगा। व्यक्तित्व गुणों का खालिस्तान रूप होता है या रूप है, तो समन्वित रूप है। भगवत गीता या श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तित्व के कितने गुणों की चर्चा है? तो 3 अभी हमने पढ़ा था। कौन कौन से थे? सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। तम से मतलब होगा यहाँ पर जिन्हें ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति होते हैं, तम में रखा जाता होगा। तो इस तरीके से इनके तीनों के एक अलग अलग मतलब निकलते होंगे। ये 3 पर्सनालिटी भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व की होती हैं, सत्व, रज और तम। याद रखनी है आपको। एक व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों तथा व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है उसका क्या कहलाता है? तो यही उसका क्या है? आत्मसम्मान है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों एवं व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखेगा उसे उसका आत्मसम्मान कहेंगे। व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं का जो स्वयं मूल्यांकन करे उसे आत्मसम्मान कहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं
स्वयं की योग्यताओं का स्व मूल्यांकन करेगा तो वह आत्मसम्मान कहलाएगा। व्यक्ति के अंतर अंतर द दवन दब बहुत शानदार शब्द है ये हिंदी का। अंतर दब न दब, अंतर दब दब जो भी है, आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कि समाधान में खालिस्तान मनोरचना का प्रमुख स्थान है। तो इसका आंसर जो है उदात्तीकरण है। व्यक्ति के अंतर दब में के समाधान में उदात्तीकरण मनोरचना का प्रमुख स्थान है। कोलबर्ग ने बालकों के नैतिक विकास का मुख्य आधार क्या बताया था? तो रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति को उन्होंने बालकों के नैतिक विकास का मुख्य आधार माना था। जबकि कैरोल गिलगन ने इनकी आलोचना इस हिसाब से की थी कि इन्होंने जो है पुरुष की नैतिकता तो देख ली थी लेकिन स्त्री की नैतिकता की प्रमुख भावना को नहीं देख पाया था, क्योंकि स्त्री की नैतिकता की प्रमुख भावना देखभाल होती है, जबकि व्यक्ति या पुरुष की जो नैतिकता की मेन भावना होती है वह क्या होती है? न्याय, यानी कि वह सही गलत के रूप में चीज़ों को चुनता है कि ये इसकी है तो ये इसकी है। लेकिन स्त्री जब अपनी नैतिकता का आधार रखती है वह देखभाल या केयर को रखती है, यानी कि एक तरीके से कहें तो प्रेम या प्यार को ज़्यादा महत्व देती है। तो कैरोल गिलगन ने इस आधार पर कोलबर्ग के नैतिक विकास की जो है आलोचना की थी। इसके बाद हम देखते हैं संप्रत्यय निर्माण का विकास किस अवस्था में होता है? तो जो संप्रत्यय निर्माण का विकास होता है वह किशोरावस्था में होता है। संवेगों से मतलब क्या हुआ? इमोशंस का आधार व्यक्ति में जन्मजात मूल प्रवृत्ति है, यानी कि जो संवेग का आधार व्यक्ति में होता है वह जन्मजात होता है, यानी कि उसकी जो है मूल प्रवृत्ति होती है। मानव मस्तिष्क का एक भाग कोई सा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्त मस्तिष्क, तीनों में से कुछ लिखेंगे वो सही। उसके अंदर से भी सेरिब्रम, सेरिबेलम, जो भी आपको कोई भी लिख देना, आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसने स्पेसिफिक तो कहा नहीं कि ये वाला ही लिखना है। शारीरिक खेल क्या होते हैं? तो कोई भी आप एक शारीरिक खेल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं, क्रिकेट में भी आपके शरीर की, इसके अलावा रनिंग को खेल मानेंगे तो आप रनिंग भी लिख सकते हैं, हालांकि एक स्पोर्ट ही है रनिंग भी, तो वह भी लिख सकते हैं। और भी कई प्रकार के शारीरिक खेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुश्ती भी खेल है तो उसको भी लिख सकते हैं, जिसमें शरीर की मसल्स का ज़्यादा उपयोग हो रहा है वह शारीरिक खेल होगा। तो यहाँ पर जो है फुटबॉल सबसे बेस्ट इसका आंसर रहेगा, क्योंकि फुटबॉल में जो है आपकी ज़्यादा शारीरिक मसल्स का उपयोग होगा, क्योंकि क्रिकेट में तो इतना नहीं होता है। क्रिकेट में जो बॉलिंग करा रहा है उसका हो रहा होगा, लेकिन जो बैटिंग कर रहा है उसका थोड़ा कम हो रहा होगा, और फील्डिंग पर लगे लोगों का तो बहुत कम होता है, यानी कि जब बॉल उनके आसपास आती तभी होता है। लेकिन फुटबॉल में लगातार जो है लोग दौड़ते ही रहते हैं, तो फुटबॉल इसका सबसे सटीक होगा कि ये सारे खेल का एक अच्छा खासा उदाहरण हो सकता है, और कोई भी आप लिखेंगे सही हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात देखिए, खेल की परिभाषा आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। वैलेंटाइन के अनुसार मैंने लिख दी है, खेल एक प्रकार की आनंद प्राप्ति का मार्ग है। तो कितनी अच्छी है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। आप इसी परिभाषा को याद कर लीजिए, खेल एक प्रकार के आनंद प्राप्ति का मार्ग है, वैलेंटाइन ने कहा था, ये लिख देना बस। ओजस्वी खेल किसे कहते हैं? वही खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी ओजस्वी खेल कहलाएंगे, या सक्रिय खेल कहलाएंगे। अब इसी में आप आंसर उदाहरण के रूप में फुटबॉल लिख दीजिए, कबड्डी लिख दीजिए, इन सब में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। लगातार पसीना, मतलब ऐसे खेल जिनमें तो आपको खेलते समय पसीना आना ही आना है, वो सब ओजस्वी खेल है, यहाँ पर लिख सकते हैं। शांत खेल, अब ऐसे खेल जिनमें अधिक शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता न हो, अधिक ऊर्जा व्यय न हो, शांत क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें आप लूडो, शतरंज, इस तरीके के खेलों को लिख सकते हैं। यानी ऐसे खेल जिनमें आपको बस आराम से चिल मोड में खेलना है, कोई पसीना नहीं आ रहा, वो क्या हो जाएंगे? शांत खेल हो जाएंगे। स्व केंद्रित खेल कैसे कहेंगे? तो जो स्वयं में ही केंद्रित हो, यानी व्यक्ति अकेला ही खेल पाए, स्व केंद्रित खेल होंगे। परिवार में बालक स्व केंद्रित खेल खेलता है, उसमें उसके कोई नियम नहीं होते। अगर वह चाहे, अब वह जब चाहे तब खेलता है और जब चाहे खेलना बंद कर देता है, तो उसे प्रारंभ में बालक जो है जो खेल खेलता है उन्हें हम स्व केंद्रित खेल कहते हैं, जिसके कोई नियम नहीं होते। वह जब चाहे खेलना शुरू करता है और जब चाहे खेलना बंद कर देता है, वह अपने नियम स्वयं से बनाता है, उन्हें क्या कहेंगे? स्व केंद्रित खेल कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी जो है सारे क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए। 5 यूनिट के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प रहने वाली है आपके एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।